भारत अंग्रेजों के अधीन था। हमारे क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के संघर्ष की बदौलत 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन ऐसी आजादी के बाद भी कई बार यहां आई, जब मैं अपनी बात रखूंगा आपको समझाऊंगा। 14 अगस्त को जिसकी जेब में जो पैसा था, जो जिसके पास जो जमीन थी, जिसके पास जो दौर था, जिसके पास जो शिक्षा थी, जिसके पास जो व्यवसाय था, 15 अगस्त को आजादी के बाद भी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। सत्ता अंग्रेजों से ट्रांसफर होके और यहां जो उस समय के नेता आगे बढ़ रहे थे उनके हाथ में चली आई। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को आपके हालात वही थी जो 14 अगस्त को थी। बस एक नाम आजादी आपके साथ जुड़ गया था कि आप अंग्रेजों से आजाद हो गए। भारत के कमजोर किसान, नौजवान, मजदूर और देश की तमाम महिलाओं को अगर भारत में वास्तविक आजादी मिली तो वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। वो संविधान ये कहता है कि देश के हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार है, स्वाभिमान सम्मान से जीने का अधिकार है, पढ़ने का, आगे बढ़ने का और तरक्की करने का अधिकार है और इस देश के तरक्की में सहयोग करने का अधिकार। राजशाही में ऐसा नहीं था। जब हम लोगों के अधीन थे, जब अंग्रेजों से पहले हम मुगलों के अधीन थे, मुगलों से पहले हुन, शक, यवन और तमाम लोगों के हम लोग अधीन थे, राजशाही थी, तो राजा का जैसा आदेश आया जाता था हम लोगों को मानना पड़ता था। राजा के दूत आके जो कह देते थे उसके पहरेदार को हमें मानना पड़ता था। किसानों में जो लगान राजा ने लगा दिया लोगों को मानना पड़ता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। एक लाठी से पूरा पूरा गांव डर जाता था, एक पुलिस के आवाज से पूरा का पूरा गांव उनके आदेश पे काम करने लग जाता था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान आया तो इस देश में समानता आई कि चाहे राष्ट्रपति या किसान की संतान, सबको मिलेगा स्वाभिमान सम्मान। ये एक नई नीति जो है इस भारत में लागू हुई। और जैसा मैंने कहा, राजतंत्र में आप मजबूर थे कि जो भी आदेश राजा का होता था आपको मानना पड़ता था, लेकिन लोकतंत्र में आप मजबूर नहीं हो। लोकतंत्र में आप मजबूत हो क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वोट का अधिकार दिलाने के साथ कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा और आज आप तय करते हैं कि राजा कौन बनेगा, ताकतवर कौन होगा, विधायक कौन होगा, सांसद कौन होगा, सरपंच कौन होगा, मेयर कौन होगा, महापौर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, जिला परिषद का, जिला पंचायत का मेंबर कौन होगा। ये जनता के पास ताकत है। मैं सुन रहा था, मैंने कई जख्म भी सुने। भाई दशरथ जी बोले, हमारी बहन अनीता बोली, हमारे बाबूलाल जी बोले, हमारे भूपेंद्र भाई बोले और हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे नेता रविंद्र कुमार भाटी जी बोले और मुझसे पहले दिनेश जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, राहुल वाल्मीकि जी और यहां की पूरी टीम, वो सब लोग अपनी अपनी बात आपसे रख रहे होंगे। ये सच है कि लोकतंत्र आया और लोकतंत्र की शक्ति आपके हाथ में आई, लेकिन जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिलाया उनको तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोई कहता था कि वोट का अधिकार उनको मिले जो धन्ना से, कोई कहता था वोट का अधिकार उनको मिले जो लगान देते थे, कोई कहता उनको मिले जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई कहता उनको मिले जो उद्योगपति हैं, कोई कहता उनको मिले जो राजा महाराजा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर वास्तविकता में भारत में लोकतंत्र लाना चाहते हो तो हर बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार देना पड़ेगा। सबको सहमत किया, तब मिला बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानियों से आपका वोट का अधिकार। और आज उस वोट के अधिकार को अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वोट दो धारी तलवार। अगर आपने अपने व्यक्ति को दी जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है तो वो ताकतवर होगा और आपकी समस्याओं का इलाज होगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा।
और अगर आपने दुश्मन को दे दिया कहीं गलती से, थोड़े बहुत लालच में आके, उसकी बातों में आके, किसी छूट में आके, तो आपका इलाज होगा और आपका इलाज हो भी रहा है। आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को वोट देते, ये सोच के वोट देते हो कि 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार में आप पिटे तो इनसे बचने को आप भाजपा को वोट दे दो, और 5 साल भाजपा की सरकार रही, अगर आप इनसे पिटे तो कांग्रेस को वोट दे दो। मैं आपके याद दिलाना चाहता हूं, 2 अप्रैल 2018 को मेरे समाज के लोग निकले थे सड़कों पे अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस भाजपा में से कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, लाठियां खाया था, जेल गया था? आप अपने मन से पूछ के बताओ, क्या इनका रिश्ता आपसे सिर्फ वोट का ही है? आपने देखा नहीं, आपने भाजपा को हराने के लिए, भाजपा के लिए जो लाठियां आपकी पीठ पर डाली, उनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन 1.5 साल में कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी को तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो पार्टी अपने विधायक नहीं रोक पाई, अपने विधायकों की रक्षा नहीं कर पाई, वो आपकी रक्षा कर लेगी क्या? बताओ। जो अपने ताकतवर, देखो उनके लोग झूठे थे, उनके लोग लालची थे, वो लोग भागे, जनता नहीं भागी। जनता ने तो तय किया था कि भाजपा की का ढक्कन बंद करना, और आपने करके भी दिखाया। लेकिन मुझे बताओ मेरे लोगों, वो अपने स्वार्थ में चले गए, इससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? और आप उनसे उम्मीद क्यों करते हो कि वो आपको कुछ देंगे? अगर वो इतने अच्छे होते, आप ये सोचो और इतिहास को याद करो, वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अंबेडकर को अपने 4 बच्चे कुर्बान करने पड़ते। अगर वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अंबेडकर को पार्टी बनानी पड़ती, बाबा साहब अंबेडकर को घर घर जाके लोगों को जागरूक करना पड़ता। और वो इतने अच्छे थे तो भारतीय संविधान से पहले उन्होंने हमारे अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? मेरे लोगों अपने मन से पूछ के देख। जो चुन जाति अन्य अत्याचार और अधिकार विहीन है आप लोग, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आपको घूमने की आजादी नहीं थी, आपको खेती किसानी करने की आजादी नहीं थी, आपको विदेश जाने की आजादी नहीं थी, आपको मकान बनाने की आजादी नहीं थी, आपको उद्योग धंधे करने की आजादी नहीं थी। आपके बीच से एक आदमी खड़ा हुआ जिनको हम बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में जानते हैं, उनसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी कुल के थे, कुर्मी, गुर्जर, मराठा एक ही कुल है पूरा। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनको गुरु माना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने और उनकी पत्नी ने तमाम तरह के अपमान सहे और हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए 18 स्कूल खोले। मेरे लोगों, जब मैं आया, मुझे आके हमारे नौजवान भी मिले, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और अपने दिल पे हाथ रख के गवाही देना। आप 12 फरवरी को जुटे थे मेरे साथ भोपाल में और हमने अपना मांग पत्र सौंपा था सरकार को। आपके पास लाखों की भीड़ थी, लेकिन वोट की शक्ति उस समय नहीं थी, चुनाव नहीं था। आपके पास MP MLA नहीं थे, उन्होंने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आपको समझ आया कि लाखों की भीड़ भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर सोचो आपके 10 MLA यहां होते तो मैं इस सरकार के गले में हाथ डाल के आपके सारे काम करवा देता। अभी मुझे हमारे लोग मिले, कह रहे हैं भैया मान सम्मान नहीं मिल रहा है। आप मुझे जवाब देना मेरे लोगों, जो मिशन का काम करते हैं वो मान सम्मान की परवाह करते हैं क्या? आप मुझे अपने मन से बताओ, कोई ऐसा महापुरुष बताओ जिसने अपमान ना सहा और अपमान सह के इस लड़ाई को ना लड़ाओ। एक बताओ, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने अपमान नहीं सहा? तमाम तरह की प्रतिभा होने के बावजूद भी अपमान सहते रहे, आरोप प्रत्यारोप सहते रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहे थे, लोग कहते हैं अंग्रेजों का एजेंट है। जब मान्यवर काशीराम साहब क्लास 1 के अफसर अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को कर रहे थे, तो लोग उन्हें, कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं CIA के एजेंट है। और आज अगर आप काम कर रहे हो तो आपके बीच में कुछ बिकाऊ टाइप के लोग हैं, आपको भटकाने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल में हाथ रख के जवाब दो। आपकी तरफ जब जब अन्याय की आवाज उठी है, आपके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को छोड़ के कौन खड़ा था? अपने दिल से जवाब देके बताओ, कोई था क्या? आपसे चुनावी रिश्ते रखने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और कहेंगे ये आपकी जाति के नेता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बहुजन समाज के लोग यहां बैठे हैं, जब आपके गुर्जर समाज में 25 तारीख को अन्याय हुआ, उसके बाद एक नेता बताओ कांग्रेस बीजेपी का जो आपके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने का काम किया, किसने? आप बताओ।
आप ये समझते हो जाति से नेता होता है? नहीं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, आपके समाज के सिपाही नहीं है। उनको अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहना है, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं। जो समाज के लिए समर्पित है वो यहां बैठे हैं। मैं मानता हूं रविंद्र भाटी को कि वो हॉस्पिटल में थे, मुझसे कहा कि नहीं चलेंगे अध्यक्ष जी, चाहे जान चली जाए, लेकिन समाज के मान सम्मान की लड़ाई 12 फरवरी को चलेंगे। ये 12 फरवरी नहीं, कौन सितंबर के बाद, अक्टूबर को। और मैं कह रहा हूं कि मर जाओगे, भाटी कह रहे नहीं मरूं या जीऊं, लेकिन मरूंगा भी अपनों के बीच और जीऊंगा भी अपनों के बीच, अध्यक्ष चलेंगे। भूपेंद्र कराना आम आदमी पार्टी में थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई तुम्हारे समाज के लोगों की खाल उतारी जा रही है, तुम आम आदमी पार्टी झंडा उठा अपने नेता कहो, बोले। जब इन्होंने कहा बोलो तो उन्होंने कहा तुम जातिवादी हो, तुम गुजरों की बात कर रहे हो, निकलो हमारी पार्टी से। 1 सेकंड नहीं लगाई, भूपेंद्र ने कहा ये रखिए आपकी पार्टी, अगर मेरे समाज की बात आएगी और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ता कमजोर वर्गों की, ऐसी पार्टी का कोई मतलब नहीं, मैं पार्टी को ठोकर मारता। हमारे लोगों को बड़े, मैं समझता हूं उनके मन में होगा कि मैंने भूपेंद्र को यहां क्यों मौका दिया। उसका कारण मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिनका नेता नहीं होता उनका कुछ नहीं होता, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं मानता हूं कि भूपेंद्र यहां मजबूत है, आपकी आवाज बनेगा, आपके सामने खड़े होगा, कल आपकी तरफ कोई जुल्म होगा ये सीना तान के खड़ा होगा अपने भाइयों की रक्षा के लिए, इसलिए मैंने भूपेंद्र को मौका दिया। यहां हमने 100 से ज्यादा प्रत्याशी लड़ाए और उन 100 में से 70 प्रत्याशी हमने अपनी पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को लड़ाया। 10-20 लोग ऐसे भी चाहिए जो इस समाज की पहरेदारी कर सके और इस समाज में एकता बना सके। हम एकजुट हुए बगैर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप राम खिलाड़ी जी को भूल गए हो क्या, बताओ? एक समय था राम खिलाड़ी जी का नाम था और राम खिलाड़ी जी हर कमजोर की आवाज थे, लेकिन उस राम खिलाड़ी को क्या मिला आपके आवाज, आपकी लड़ाई लड़ने पे? उनकी हत्या की गई और हत्यारे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और दशरथ भाई यहां बैठे अभी मुझसे कह रहे थे, पता नहीं भाई कौन सी गोली मुझे कहां से आके लगेगी। मैंने कहा दशरथ याद रखना, ये धरती लाल हो जाएगी अगर तुम्हारी तरफ आंख उठी। ये तुम्हारे भाई का वचन, इस बात को याद रखना। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। यहां इस सभा में मेरे वो भी साथी बैठे हैं जो इस लड़ाई को 25 सितंबर वाली को लड़े, और मैं उनको देख रहा हूं वो छिपे छिपे बैठे हैं। उनके घर में बुलडोजर ले जा खड़ा किया गया, उन पे 5-5 हजार का इनाम रखा, जिन्हें बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और आप ये देखो, अपराध सिर्फ ये है कि वो अपने समाज को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।